समझेंगे। द फर्स्ट फ्लाइट क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 2। फर्स्ट स्टोरी में हमने देखा कि कैसे एक सीगल बर्ड अपनी लाइफ में मुश्किलों के बावजूद, डर के बावजूद उड़ना सीखता है। इस स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। अब देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर फ्लाइंग को लेकर यानी उड़ने को लेकर एक स्टोरी आपके सामने है जो हमारी ईश्वर में, नेचर में, प्रकृति में कोई भी जो शक्ति है जो कि इस पूरी दुनिया को चलाती है उसमें हमारी आस्था को बढ़ाती है। ये कहानी एक ऐसे पायलट के बारे में है जो एक मुश्किल में फंस कर वहाँ से कैसे किसी की मदद से बाहर निकलता है, लेकिन वो ये पहचान नहीं पाता कि वो कौन था जिसने उसकी मदद की। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। ऑथर कहता है कि ईस्ट में चांद निकल आया था पूर्व दिशा में उसके पीछे, और आसमान में तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे उसके ऊपर, और एक भी बादल नहीं था आसमान में। और जो ऑथर है वो कहता है कि मैं कंट्री साइड यानी गांव के ऊपर से उड़ता हुआ अकेला शांति से वहाँ से जा रहा था, और मैं बहुत खुश था कि मैं बड़े मज़े मज़े में यहाँ से अपना जो जर्नी है उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। जो ऑथर है वो फ्रांस के ऊपर से होता हुआ अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, ये उस एरोप्लेन का नाम है, इंग्लैंड की तरफ लेकर जा रहा था। वो अपनी छुट्टियों के बारे में सपने देख रहा था और ये सोच रहा था कि वो कैसे जल्दी से अपनी फैमिली के पास पहुंच जाए। ऑथर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और 1:30 का वक्त हो रहा था रात के, और सुबह होने वाली थी। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, उसने सोचा। जब उसने एरोप्लेन की तरफ देखा तो उसने सोचा कि मैं जल्दी ही पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करता हूँ। ऑथर को सामने ही एक बड़ा सा शहर दिखाई दिया। उसने रेडियो को ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हेयर मी। तो अपने पायलट्स वाली लैंग्वेज में उसने अपने एयरक्राफ्ट का नाम बताया, डेकोटा DS 088, और पेरिस कंट्रोल रूम से पूछा कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली। तो उसी समय सामने से आवाज़ का जवाब आया कि येस आई कैन हेयर यू। और ऑथर को आगे या पायलट को आगे डायरेक्शन देते हुए उसे बताया कि उसे 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मुड़ना है, ओवर। पायलट ने मैप को चेक किया और कंपास को, और अपने सेकंड और आखिरी फ्यूल टैंक की तरफ देखा और अपने प्लेन को वैसे ही मोड़ दिया जैसा कि उसे कंट्रोल रूम से डायरेक्शंस मिले थे। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। इस पर वो पायलट सोचने लगा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो पहुंच ही जाऊंगा अपनी फैमिली के पास। सब कुछ अच्छा जा रहा था। ये बहुत ही आसान सी फ्लाइट थी। पेरिस अब उससे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था जब उसने बादलों को देखा, और अचानक उसने देखा एक तूफान आया हुआ है, और उसे सामने देखा तो उसे तो उसे बहुत बड़ा एक तूफान दिखाई दिया, और वो आगे की तरफ देखकर थोड़ा डर गया
क्योंकि अभी तक आसमान बिल्कुल क्लियर था, लेकिन अब उसके सामने काले घने बादल और एक तूफान था जो कि उसका रास्ता रोकने के लिए एक तरह से एक खतरे की फॉर्म में उसे दिखाई दे रहा था। इतने बड़े बादल और आसमान को देखकर जैसे कि कोई बड़ा सा काले रंग का पहाड़ हो उसके सामने, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर मी एंड ओवर देम। पायलट को रियलाइज़ हो गया था कि वो इनके ऊपर से उड़कर नहीं जा सकता है और उसके पास नॉर्थ या साउथ की तरफ मुड़ने के लिए भी इनफ फ्यूल नहीं था। उसने सोचा कि मैं वापस पेरिस चला जाऊं, लेकिन वो घर वापस लौट जाना चाहता था और वहाँ पर ब्रेकफास्ट करना चाहता था अपनी फैमिली के साथ। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया और उसने सोचा कि मैं रिस्क लूँगा और सीधा उसने तूफ़ान के अंदर अपने जो एयरक्राफ्ट था उसको फ्लाई कर दिया। अब बादलों के अंदर सब कुछ अचानक ब्लैक हो गया था, उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और उसका एरोप्लेन जो था हवा में अब हिलने डुलने लगा, बहुत तेज़ इधर उधर मूवमेंट करने लगा। उसने कंपास की तरफ देखा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कंपास बहुत तेज़ तेज़ घूम रही थी और वो लगभग ख़राब हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी और बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करना बंद कर चुके थे। उसने रेडियो पर पेरिस कंट्रोल रूम को से बात करने की कोशिश की और बार बार उनसे पूछने लगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आया। अब रेडियो भी डेड हो चुका था, उसके पास ना ही कोई रेडियो था ना कंपास थी और वो आसपास कुछ देख भी नहीं पा रहा था, यानी वो इस तूफान के अंदर खो चुका था। और तभी अचानक उसने उस तूफान के अंदर से एक एयरक्राफ्ट को देखा, एक और एयरप्लेन को देखा और जिसके विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी, लेकिन वो जो पायलट था उसे दिख रहा था वो एयरक्राफ्ट, और उस दूसरे पायलट के चेहरे को वो देख सकता था जो कि उसकी तरफ था। अब जो पायलट था वो बहुत खुश हो गया कि इस तूफान के बीच में कोई उसके साथ है जो शायद उसे गाइड करके यहाँ से निकाल ले जाएगा। सामने वाले पायलट ने अपना एक हाथ से उसे वेव किया और वो उसे कहने लगा कि मुझे फॉलो करो। उसे लगा कि शायद इस पायलट को पता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ और यहाँ फंस गया हूँ, और एक छोटे पे आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आधे घंटे के बाद वो जो अजीब सा ब्लैक एरोप्लेन था वो अभी भी उसके सामने था, पहाड़ क्लाउड्स के बीच में, बादलों के बीच में। अब उसके पास सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि जिससे वो 5 या 10 मिनट ही और उड़ सकता था। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं उसका प्लेन क्रैश ना हो जाए, लेकिन अचानक ही जो दूसरा प्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगा और पायलट उसके पीछे पीछे चल पड़ा। और जो पायलट था वो अपने प्लेन के साथ बादलों से बाहर निकल आया और सामने उसके दो बिल्कुल सीधी लाइंस थी। वो असल में एक रनवे था, एक एयरपोर्ट था, और जो पायलट था वो सेफली लैंड कर चुका था। और जब उसने अपने उस फ्रेंड को थैंक्स बोलने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा आसमान बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कुछ भी नहीं था और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था, वो उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। जो पायलट था उसने लैंड किया, वो जल्दी से जो कंट्रोल टावर था उस रनवे का जहाँ से सारी डायरेक्शंस दी जाती हैं वहाँ की तरफ भागा और उसने
उस कंट्रोल सेंटर के अंदर बैठी हुई वुमन से, लेडी से पूछा कि वो कहाँ पर उतरा है, वो कौन सी जगह है, और जो दूसरा पायलट था उसके साथ वो कहाँ है, क्योंकि वो उसे बड़े ही तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहता था। लेकिन उस लेडी ने उसे अजीब तरीके से देखा और ऐसे जैसे कि उससे पूछ रही हो हंसते हुए, कौन सा दूसरा एरोप्लेन, क्या तूफान में? तो उस लेडी ने कहा कि कोई और एरोप्लेन यहाँ पर नहीं उड़ रहा था, सिर्फ आपका एरोप्लेन था जो कि रडार में दिख रहा था। तो इस पर ऑथर पूछता है या पायलट पूछता है कि फिर किसने मुझे मदद की, बिना कंपास या रेडियो के, बिना किसी फ्यूल के, मेरे जब मेरे टैंक में फ्यूल ख़त्म हो गया था तो किसने आकर मेरी मदद की? वो कौन था पायलट उस अजीब से ब्लैक एरोप्लेन में जो कि बिना लाइट्स के मेरे प्लेन के साथ तूफान में उड़ रहा था? तो यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। लेकिन इस स्टोरी से मैसेज क्या मिलता है कि जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो गॉड हमें डायरेक्शंस देने के लिए किसी ना किसी फॉर्म में खुद हमारे आसपास होते हैं, लेकिन सिर्फ हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। अगर हम पहचान जाएं उनके दिए हुए निशानों को तो उस मुसीबत से हमें निकलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इससे पता चलता है कि हमें हमेशा अपने आसपास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए और उन्हें नेचर या भगवान का दिया हुआ निशान समझकर उनसे अपनी मुसीबतों से पार पाने का रास्ता ढूंढ निकालना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स।